हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम उनके बीच में रिलेशन क्या है ये भी पढ़ेंगे और उनका खुद का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं पहले स्लाइड में क्या है कि एक डीएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है जिसका शेप सबसे पहले रोजालिंड फ्रैंकलिन ने 1953 में पढ़ा, लेकिन वॉटसन एंड क्रिक ने इसके डबल हेलिक्स स्ट्रैंड को प्रपोज किया इन द सेम ईयर 1953 में ही। मतलब ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है उसको प्रपोज किसने किया? तो वॉटसन एंड क्रिक ने। और इसके लिए इन लोगों को क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला 1962 में। अब सिंगल जो डीएनए होता है मॉलिक्यूल, वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, ये बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल होता है और इसके दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं। ये एक स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स तो समझ में आ गया। और ये एक दूसरे को बाउंड करते हैं और डबल हेलिक्स बनाते हैं, यानी कि एक स्प्रिंग नुमा आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके साथ साथ देखें कि अगर एक टर्न लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्न कहा जाता है आपका हेलिक्स का। और ये वन कंप्लीट टर्न ऑफ द डीएनए हेलिक्स का साइज़ जो है वो देखिए 3.4 नैनोमीटर है। और इसमें लगभग 10 पेयर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर जो है, बिटवीन अ बेस पेयर, वो है 0.34 नैनोमीटर। इस हिसाब से एक टर्न कंप्लीट करने में डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा? 10 × 0.34 दैट इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। अब हम देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो पहले आपको जानना है कि सिंगल डीएनए जो स्ट्रैंड होता है कैसे बनता है। ये इट इज़ कंपोज ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है पहले हम समझें। तो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक शुगर, एक फॉस्फेट और तीसरा बेस। पहले हम शुगर और फॉस्फेट के बारे में देखते हैं। तो शुगर और फॉस्फेट जो है लेंथ वाइज ये अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। देखिए यहाँ पे हेलिक्स है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे आपका फॉस्फेट है और ये जो गैप है ये क्या है? शुगर का पोर्शन है। तो शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट ऐसे ही अटैच्ड होते हैं और ये क्या बनाते हैं? बैकबोन ऑफ द डीएनए हेलिक्स बनाते हैं। अब देखिए ये रेड कलर का जो बेस आपको दिखाया जा रहा है, पिंक कलर जो दिख रहा है आपको, ये क्या प्रोजेक्ट होता है? इनवर्ट, और रैंक्स ऑफ द हेलिक्स बनाता है। रैंक्स ऑफ द हेलिक्स किससे बनते हैं? तो ये बेस से बनते हैं और हमेशा 2 बेस मिलकर एक रैंक बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखा जाए तो देखिए यहाँ पे 4 तरह के बेसेस हैं। एक है एडेनाइन, एक साइटोसिन सी, गुआनिन जी एंड थाइमिन टी। अब हमेशा जो है आपका ए हमेशा अटैच होता है टी के साथ में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के द्वारा, और जी जो है हमेशा अटैच्ड होगा आपके सी के संग में और उसके लिए लगेगा 3 बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर ए है एंड टी है आपका येलो कलर, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच्ड हुआ है, रैंक बना है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए तो ये जी है और ये सी है, इनके बीच में ट्रिपल आपका बॉन्ड है ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए ये एक आप कहते हैं स्कीमेटिक फिगर में दे रहा हूँ यहाँ पे आपका डीएनए का एक जो आपके स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना, तो एक देखिए आप नीचे से ऊपर तक हम दिखा रहे हैं फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। उल्टा यहाँ पे देखिए आप ऊपर से नीचे तक हम दिखा रहे हैं क्या कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। एक तरह से ये दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। देखिए यहाँ पे जी जब है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ में सी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे टी है तो डबल बॉन्ड के द्वारा ए जुड़ा हुआ है, ए है तो डबल बॉन्ड के साथ में टी जुड़ा हुआ है एंड सो ऑन। आप देखिएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में ही जुड़ते हैं और यही है स्ट्रक्चर आपका डीएनए का। अभी तक तो हम लोग केवल डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे। तो डीएनए केवल तो पढ़ना नहीं है, हमें क्रोमोसोम्स भी पढ़ने हैं और जीन्स भी पढ़ने हैं। तो पहले हम थोड़ा सा क्रोमोसोम्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो डीएनए जो आप देखते हैं इसमें कुछ प्रोटीन्स एडअप होते हैं और एक डीएनए समझिए एक क्रोमोसोम बनाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम के 2 स्ट्रैंड्स नहीं है, ये 2 हेलिक्स के डबल स्ट्रैंड नहीं है। ये डीएनए एक ही लाइन में है, लेकिन ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो जुड़े हुए हैं एट अ पॉइंट कॉल्ड द सेंट्रोमेर। तो ईच क्रोमोसोम इन इट्स कॉन्डेंस्ड फॉर्म जो होता है कंसिस्ट ऑफ व्हाट 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइंट एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमेर। एक्चुअली क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? तो ये दे कैरी द बेसिक जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ये डीएनए इसके ऊपर ही है और इससे डीएनए का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेरिडिटरी
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू वेरियस सेल्स। देखिए हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक तो दिया, और यहाँ पे जेनेटिक जो है जीन्स का जो ये है क्या इंफॉर्मेशन, वो भी ये कौन दे रहा है, डीएनए दे रहा है। जीन्स के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद और डिटेल्स हम क्रोमोसोम के बारे में करते हैं। अब हम जीन और डीएनए के बारे में समझेंगे। तो पहले डीएनए के बारे में बता दूं कि डीएनए एक्चुअली जब कुछ प्रोटीन के साथ में कॉम्बाइन हो जाता है तो उसको क्रोमोसोम कहने लगते हैं। तो डीएनए और क्रोमोसोम में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन हम अभी तत्काल में जीन और जब डीएनए पढ़ रहे हैं तो उसमें हम डीएनए को कुछ हद तक क्रोमोसोम का रिजेम्बलेंस पकड़ के समझेंगे। तो पहले रीड करें क्या है डीएनए। तो डीएनए देखिए फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक मॉलिक्यूल है जो कि डबल स्ट्रैंड में होता है। प्रत्येक स्ट्रैंड क्या होता है, एक दूसरे पर बाउंड होते हैं और हेलिक्स फॉर्म करते हैं। जीन क्या है, तो इस स्ट्रैंड का एक सीक्वेंशियल पार्ट है। माने डीएनए जो है, डीएनए को बहुत सारे टुकड़ों में कर दीजिए तो कुछ पार्ट्स जो होंगे वो जीन्स कहलाएंगे। और ये जीन्स क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स से ही बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस हैं ऑन अ क्रोमोसोम कहिए या डीएनए कहिए, दैट इनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन्स विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सम पर्टिकुलर फीचर ऑफ द बॉडी। और तब कह सकते हैं जीन्स क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, और ये ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सम स्पेसिफिक आपके कैरेक्टर्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अब देखिए हम इसका एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन का एक आंसर कोशिश करते हैं समझने का। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टेट द फंक्शन ऑफ जीन। तो जनरली हम सोचेंगे लिखना चाहिए कि कैरीज पेरेंटल कैरेक्टर और टू द ऑफस्प्रिंग, लेकिन यहाँ पे टिक दिया हुआ है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्रोजेनी। अब इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस क्यों हो गया? तो ये मैं बता दूं कि जीन्स तो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, ये तो बात सही है, लेकिन दो तरह के जीन्स जाते हैं, दो होमोलोगस इस पर क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स पर, एक फादर का जाता है एक मदर का जाता है। इस तरह से क्या होता है कि दोनों जीन्स अलग अलग हो सकते हैं और एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो सकता है। तो डोमिनेंट जो होगा वो अपना कैरेक्टर दिखाएगा, वही कैरेक्टरिस्टिक जो है फिजिकल कैरेक्टर में दिखेगा प्रोजेनी का, एंड नॉट बोथ द कैरेक्टर्स। इसका मतलब यही हुआ, तो इसलिए आंसर यहाँ पे ये राइट हो गया, कौन सा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्रोजेनी। अब हम देखते हैं कि डीएनए क्रोमोसोम में चेंज होता है कैसे, यानी बनता कैसे डीएनए से क्रोमोसोम। तो इसमें आपको जानना पड़ेगा पहले हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हिस्टोन्स लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने लिखा 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, माने 8 नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स लेंगे तो उसको हम मिलाकर कहते हैं ऑक्टामर। और ये देखने में कैसा होता है, फुटबॉल की तरह देखने में होता है। होता क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन्स हैं जो कि कंपोज होते हैं बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन और अर्जिनाइन से। इधर डीएनए जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होती है। और ये फुटबॉल जैसा जो स्ट्रक्चर है ऑक्टामर का, उसके चारों तरफ रोप की तरह ये डीएनए वाउंड होने लगता है। इसके 2 या 1 लूप्स बनते हैं और इस लूप के चलते जो यूनिट बनता है उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम के एक यूनिट में लगभग 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए होते हैं। बेस पेयर्स ऑफ डीएनए मतलब क्या हुआ, आप जानते हो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं, हमने पढ़ा, तो उसी को यहाँ पे बेस पेयर्स कहा जाता है। लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के एक न्यूक्लियोसोम में। अब ये न्यूक्लियोसोम से ऐसे वाउंड होकर रोप के गोल गोल होते जाते हैं, तो लगते देखने में कैसे हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसे लगते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, क्रोमैटिन इसको कहते हैं, और ये पैक्ड अप होकर क्रोमैटिन फाइबर्स बनाता है। यही क्रोमैटिन फाइबर जब कॉन्डेंस और मोटा हो जाता है इन मेटाफेज, उसको हम लोग क्रोमोसोम कहने लगते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम समझ में आ गया आपको, कैसे डीएनए से हम क्रोमोसोम तक पहुंचते हैं। आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर में डीएनए है और यहाँ पे आपका ऑक्टामर हिस्टोन्स है और उसमें वाउंड होकर ये बीड्स बने, और बीड्स बनने के बाद ये सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और ये जो है अल्टीमेटली क्या बन गया, ये क्रोमोसोम। पहले तो इसको क्रोमैटिन फाइबर कहेंगे और फिर ये क्रोमोसोम कहलाएगा। अब हम लोग क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स के बारे में ठीक से पढ़ते हैं। तो क्रोमैटिन क्या बन गया आपका, कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए
एंड प्रोटीन्स, किस तरह के प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए इसमें लगभग 40% होता है, हिस्टोन्स प्रोटीन आपके 60% होते हैं। और ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं कॉन्डेंस हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं तो उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये पहला जिस साइंटिस्ट ने पहली बार इस क्रोमोसोम को देखा था, इन क्रोमोसोम्स को देखा था, किस एनिमल में देखा था, सैलामेंडर में देखा था। वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग्स, और ये 1882 में इन्होंने देखा था। इन्होंने क्या देखा था कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो लेंथ वाइज डिवाइड करते हैं। उन्होंने इसको थ्रेड माना था, ये थ्रेड की डिवीजन हो रही थी, इसलिए थ्रेड डिवीजन, यानी कि थ्रेड मीनिंग माइटोसिस, थ्रेड डिवीजन। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस पॉइंट का। हम चले जाते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ये है आपका डीएनए, और देखिए कुछ यहाँ से यहाँ तक सीक्वेंस ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये सीक्वेंस है बेस पेयर्स के। इसका एक जेनेटिक कैरेक्टर है, इसको जीन्स कहते हैं। उसके बीच में देखिए कोई यहाँ पे सीक्वेंस है लेकिन कोई काम का नहीं है, तो इसको इंटरजेनिक सेक्शन कहते हैं या रीजन कहते हैं। फिर आपका जीन आता है, ये हेरिडिटी कैरियर है, ये फिर यहाँ पे जीन आया। इस तरह से जीन और इंटरजेनिक जीन रीजन बनता जाता है और अल्टीमेटली क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम के हमने बताया कि क्रोमैटिन सिस्टर होते हैं, क्रोमैटिड सिस्टर्स होते हैं जो कि जॉइंट होते हैं एट द सेंट्रोम में, ठीक है। अब देखिए कि एक ह्यूमन बॉडी में हम चले आते हैं डायरेक्टली। ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ में रहते हैं, यानी कि एक ही कैरेक्टर बेयर करने वाले, एक फादर की तरफ से एक मदर की तरफ से जो क्रोमोसोम्स आए हैं वो पेयरिंग के रूप में होते हैं। और ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं 23 पेयर्स ऑफ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो सोमैटिक सेल में पाए जाते हैं। आपके ये मैं याद दिला दूँ कि ये सोमैटिक क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये अगर सेक्स सेल्स हैं यानी कि गैमेट्स हैं तो उसमें आपके 23 होंगे, 23 पेयर्स नहीं होंगे, ये सिंगल हो जाते हैं इन केस ऑफ गैमेट्स। अब देखिए ये अगर साइड वाइज अगर लेंथ वाइज बैठाया जाए एक के बाद एक, अगर सभी के डीएनए जितने ये क्रोमोसोम से, तो क्रोमोसोम से एक तरह से डीएनए कह सकते हैं, तो इनका लेंथ जो होगा, इसको पूरा टोटल जो डीएनए हो गया आपका बॉडी में माने सेल में, उसको हम जेनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनोम कहते हैं। और अगर लेंथ वाइज देखा जाए साइड बाई साइड बैठाने के बाद में, तो देखा जाएगा एक के बाद एंड टू एंड जिसको कहते हैं, तो देखा जाएगा उसका लेंथ हो जाएगा कितना इस डीएनए का, तो 2.2 मीटर्स। अब देखिए आपके बॉडी का जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस में इन सबको रखना है, तो ये कैसे संभव है जिसका रेडियस जस्ट 10⁻⁻6 मीटर्स है। इसके लिए हाईली कॉन्डेंस, हाईली श्रिंक करना पड़ता है, उसी से वो क्या बन जाते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स बनते हैं और फिर जाके इसमें वो एडजस्ट करते हैं अपने को। ओके, तो अब मुझे ये तो समझ में आपको आ गया होगा कि अब क्या रिलेशन है बिटवीन जीन, डीएनए एंड क्रोमोसोम। जीन आप देखिए पार्ट ऑफ द डीएनए है। डीएनए तैयार हो गया तो उसमें कुछ प्रोटीन्स ऐड अप होंगे जिसको हिस्टोन्स कहते हैं। इनके एडिशन के साथ क्या बनता है, क्रोमैटिन फाइबर या थ्रेड बनता है। और ये जब ये मोटा हो जाता है, जब थिक हो जाता है कॉन्डेंस होके, तो उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। इस तरह से इनका रिलेशन भी हम समझ लिए। और ये जीन्स जो होते हैं या डीएनए जो होता है, ये हेरिडिटी कैरेक्टर का कैरियर होता है फ्रॉम कहाँ से, पेरेंट टू प्रोजेनी। तो मेरे हिसाब से आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत इसे देख पाएँ। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।